इस वीडियो में हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले आपको एक फ़ोल्डर बना लेना है। मैंने वेब पेज नाम रखा है फ़ोल्डर का और इसमें कुछ इमेजेस लिए जो कि कोडिंग के टाइम पे हम यूज़ करेंगे। ओके, सो आपको एक कोड एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। आप कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हो। मैं विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ कर रहा हूँ, जो आपको बेटर लगे। और यहाँ से भी आप डायरेक्ट फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो फ़ोल्डर क्रिएट किए थे वो ओपन करेंगे। ये वेब पेज नाम का फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किया था, इसको मैंने ओपन किया। इसमें आप देख सकते हो दोनों इमेजेस जो डाली थी वो यहाँ पे भी शो हो रहा है। यहाँ से भी फाइल फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे इसी फ़ोल्डर में index.html नाम से। जो मेन हमारा HTML पेज होता है उसको हमेशा इंडेक्स नेम ही यूज़ करते हैं, काफ़ी कॉमन नेम है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंडेक्स होने पे ही वो काम करेगा। सो कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये तीनों ही वेब ब्राउज़र की लैंग्वेजेस है। मतलब वेब ब्राउज़र इन तीनों लैंग्वेज को समझता है। और जो भी हम वेब पेज देखते हैं, सर्च करते हैं, कोई भी साइट पे जाते हैं, तो हमें जो भी साइट दिखती है वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में ही रहता है। फ्रंट पेज जो रहता है उनका। ओके, सो जावास्क्रिप्ट और जावा ये दोनों चीज़ें अलग हैं। HTML स्ट्रक्चर के लिए, CSS स्टाइलिंग के लिए। नाउ नेक्स्ट आप देख सकते हो जैसे mysite.com एक साइट, कोई भी साइट पे हम क्लिक करते हैं तो सर्वर साइट पे जाता है रिक्वेस्ट, फिर वहाँ से वेब पेज आता है वेब ब्राउज़र में। ओके, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वेब ब्राउज़र क्लाइंट साइड पे वर्क करता है। सो जो भी हम क्लाइंट साइड पे देखते हैं सारी चीज़ें, वो फ्रंट एंड डेवलपर उसको डेवलप करते हैं। और जो भी सर्वर साइड पे चीज़ें होती हैं लाइक रेस्पॉन्स, रिक्वेस्ट, वो सारी चीज़ें बैकएंड में आ जाती है। सो जो हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीखेंगे ये वेब ब्राउज़र के फ्रंट एंड डेवलपिंग के लिए काफ़ी यूज़ होता है। ओके, सो सबसे पहले हम अपने कोड एडिटर में आएंगे। ओके, सो ये होता है ओपनिंग टैग, इसे हम टैग बोलते हैं। और कुछ इस तरह से होता है क्लोजिंग टैग। और इन्हीं दोनों के बीच में हम कंटेंट लिखते हैं। ओके, हेड तो एक टैग है, टैग के अंदर ही आता है, मैंने ऐसे ही लिखा था। ओके, सो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे डॉक टाइप HTML। ये एक कंपलसरी होता है लिखना कि वेब ब्राउज़र को पता चले कि ये डॉक्यूमेंट किस टाइप में है। ओके, ये फिर आता है ओपनिंग टैग HTML एंड क्लोजिंग टैग HTML। फिर इनके बीच में आएगा हेड, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। आप देख सकते हो क्लोजिंग टैग मेरा ऑटोमेटिक आ रहा है क्योंकि ये कोड एडिटर के वजह से। ओके, सो टाइटल टैग। और यहाँ पे जो मैं अब लिख रहा हूँ माई वेब पेज, अब ये वेब पेज क्या हो गया, ये मैंने कंटेंट लिखा ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में। ओके, सो फिर नीचे आ जाता है यहाँ पे बॉडी, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। अभी तक हमने जितना भी यहाँ तक लिखा डॉक टाइप से लेके HTML तक, ये कह सकते हो रूल है कि इतना आपको लिखना ही है। अब बॉडी के अंदर जितने भी चीज़ें हैं हम यहाँ से सीखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है H1 यानी कि हेडिंग। ओके, सो यहाँ पे H1 ओपनिंग क्लोजिंग टैग लिखे और बीच में यहाँ पे लिखते हैं लाइक माई HTML वेब पेज। ओके, हमने एक कंटेंट डाला H1 टैग के बीच में। ओके, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में। अब इसे हम सेव करेंगे। ओके, अब चाहो तो यहाँ से भी रन कर सकते हो, लेकिन मैं फ़ोल्डर में जाके जो ये हमारा इंडेक्स नाम का फ़ाइल बना है इसे खोलूँगा। देख सकते हो आप माई HTML वेब पेज यहाँ पे शो होने लगा। अगर मैं वो ओपनिंग H1 टैग और क्लोजिंग टैग नहीं लिखता तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होता। ओके, सो हम बॉडी के अंदर जितनी सारी चीज़ें कर रहे हैं वही मेन होता है। बाकी जो आप ऊपर से देख रहे हो डॉक टाइप HTML, वो एक रूल है, आपको लिखना ही पड़ता है। आजकल कई सारे कोड एडिटर में उसके शॉर्टकट्स आते हैं जो कि ये सब पहले से ही अवेलेबल रहता है। फिर H2 हम लिखेंगे तो हमारे H1 से थोड़ा छोटा आएगा, देख सकते हो। H2 लिखे और माई HTML वेब पेज लिखने पर कुछ ऐसा आ रहा है। ओके, नाउ द थर्ड थिंग H3। ये जितने भी चीज़ें हैं H3, H2, H1, ये H6 तक आप कर सकते हो। ओके, सेम चीज़ ही है, बस थोड़ा सा छोटा हो जाता है यहाँ पे जो भी हम कंटेंट लिखते हैं। ओके, सो इसको हम हटाते हैं और H1 रहने देते हैं। अब हम सीखेंगे P टैग के बारे में। ओके, सो P ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और यहाँ पे बीच में हम लिखते हैं हेलो दिस इज़
दिस इज़ माई फर्स्ट लिख देते हैं, फर्स्ट वेब पेज। ओके, सो पी टैग क्या है? पैराग्राफ। ओके, जो भी हम चीज़ें लिखते हैं वेब ब्राउज़र, कोई भी वेबसाइट पे आप नीचे पढ़ते हो जितने सारी चीज़ें, वो पी टैग में ही लिखी रहती हैं। ओके, सो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं, फर्स्ट प्रोजेक्ट इन वेब डिज़ाइन, और इसको हम रीलोड करेंगे तो देख सकते हो आप इस तरह से आ गया। ओके, सो अब हम इसे क्लोज़ करेंगे वापस से, और नाउ अब हम टेबल टैग के बारे में जानेंगे। जब भी हमें कोई टेबल क्रिएट करना रहता है तो हम टेबल टैग का यूज़ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले टेबल टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग, फिर टी आर ओपनिंग एंड क्लोजिंग, फिर टी आर के अंदर आता है टी एच यानी कि टेबल हेडिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। ओके, इसके बीच में हम लिखेंगे कंटेंट, जो भी लिखना हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट, और इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे सेकंड और थर्ड में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, सो ये हमारा टीयर क्या है? पहला रो है टेबल के अंदर। ओके, उसके अंदर हमने टी एच लिखा यानी हेडिंग। देख सकते हो पहला रो में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आ चुका है। नाउ अब हम इसे ही कॉपी करेंगे और एक और रो बनाएंगे, किसके अंदर? टेबल के अंदर। ओके, सो यहाँ पे 3 रो हमने बना लिया है, और जो भी इनके कंटेंट है हम चेंज कर देते हैं। लाइक जो सेकंड रो है उसमें हम कुछ नेम डाल देते हैं, लाइक राहुल। यहाँ पे हमने कुछ नेम डाल दिया। ओके, सो ये हमारा हो गया सेकंड रो। अब हम थर्ड रो में क्या करेंगे? कुछ मार्क्स डाल देंगे, लाइक 95, 92 एंड 90। इसको सेव कर देते हैं, और अब हम रीलोड करेंगे तो अब देख सकते हो ये फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो हो गया, थर्ड रो हो गया। ओके, ये कुछ इस तरह से टेबल बन गया है। तो टेबल टैग का यूज़ हमें जब टेबल बनाना रहता है तो हम करते हैं। नाउ अब हम इसे क्लोज़ करेंगे, और हम नेक्स्ट जो है लिस्ट के बारे में जानेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम कोड एडिटर में आए अपने, और यहाँ पे LIST ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। ओके, लिस्ट के बीच में हम लिखेंगे OL यानी ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, OL यानी ऑर्डर लिस्ट, लिस्ट के बीच में। फिर यहाँ पे OL के अंदर LI यानी कि लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट। ओके, जो भी हमें लिस्ट चाहिए तो हम LI टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में लिख देते हैं यहाँ पे मोबाइल 1, और यहाँ भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इसे 2 और 3 में चेंज कर देते हैं। ओके, सो हमारा क्या क्या हो जाता है? इधर एक लिस्ट बन जाता है। देख सकते हो आप, ऑर्डर लिस्ट आ गया है। यहाँ पे नंबर आप देख सकते हो 1 2 3 ऑटोमेटिक आ गया है लेफ़्ट साइड में भी, क्योंकि हमने OL डाला है ऑर्डर लिस्ट। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो कंटेंट लिखे थे 1 2 3 मोबाइल 1, इसे हम कुछ ब्रांड में चेंज कर देते हैं तो हमें ईज़िली समझ में आएगा। ओके, सो मैंने यहाँ पे 1 2 3 चेंज कर दिया है, और यहाँ पे मैंने कोई ब्रांड का नाम लिख दिया है। ठीक है, इसे सेव करेंगे तो अब देख सकते हो लेफ़्ट साइड में जो है ऑटोमेटिक ये नंबर आ गया है। इसे हम ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। अगर हम इसे ही चेंज करके अनऑर्डर लिस्ट कर दें यानी कि UL ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, तो ये हमारा 1 2 3 चेंज होके कुछ इस तरह से डॉट में हो जाएगा। ओके, सो ये होता है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। नाउ अब हम आगे इमेज के बारे में देखेंगे। इमेज टैग, जब भी हमें कोई इमेज लगाना रहता है अपने वेब पेज में तो हम इमेज टैग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हालांकि IMG यूज़ होता है, बट फिर भी मैं पुराने तरीके से समझा रहा हूँ। ओके, सो इमेज ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और यहाँ मैंने बीच में लिखा दिस इज़ माई फेव इमेज। तो अभी तो सिर्फ लिखा हुआ आ रहा है, इमेज नहीं आ रहा, तो इसके लिए हमें यहाँ ओपनिंग टैग के अंदर एट्रीब्यूट डालना पड़ता है। यानी कि एट्रीब्यूट यानी कि वही टैग के बारे में और डिटेल में, यानी कि यहाँ पे मैं डालूँगा SRC सोर्स, उसके बाद मैंने इधर से इक्वल टू डाला, और जहाँ भी हमारा इमेज है वो हम डालेंगे img1.jpg, जो कि मैं इसी फ़ोल्डर में है, मैंने वो डाला, सेव किया, और आप देख सकते हो जैसे ही मैं इसे रीलोड करूँगा तो इमेज यहाँ पे जो है आ जाएगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो चुका है, देख सकते हो आप, जो इमेज का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। सो यहाँ पे CSS का यूज़ होता है। ओके, CSS से हम इसे वापस जो भी साइज़ में चाहे वो कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हम इतना ही सीखते हैं HTML में, और इसे यहाँ से हटा देते हैं।
यहाँ पे IMG टैग का ही यूज़ करें हमेशा। ओके, सो हम जब CSS यूज़ करेंगे तो IMG टैग यूज़ करेंगे। ओके, सो नाउ हम BR टैग के बारे में जानेंगे। सपोज़ हम चाहते हैं मोबाइल वही लाइन पे रहे और सैमसंग नीचे आ जाए, तो हम BR टैग का यूज़ करते हैं, यानी कि ब्रेक, लाइन को ब्रेक करता है वो। ओके, और यहाँ पे हमें क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ ओपनिंग टैग काफ़ी है। देख सकते हो आप, जो मोबाइल एंड सैमसंग है वो नीचे आ गया है। सो कई सारे HTML में ऐसे टैग्स होते हैं जहाँ पे क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती, लाइक IMG टैग में भी क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती। नाउ हम फॉर्म के बारे में जानेंगे। फॉर्म टैग, जब भी हमें कोई फॉर्म लगाना रहता है वेब पेज में, आपने कई जगह ईमेल वगैरह डाला होगा, सो वो फॉर्म टैग होता है। फॉर्म टैग के अंदर आता है इनपुट टाइप टेक्स्ट, यानी वो टेक्स्ट में हो। ओके, सो यहाँ पे हम रिलोड करते देख सकते हो आप, कुछ इस तरह का बॉक्स आ गया है, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, सो अगर इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसका जो टाइप है वो हम चेंज कर देंगे। कई जगह आपने देखा होगा कि आप टिक करते हो कोई ऑप्शन पे, सो उसी के लिए चेक बॉक्स यूज़ होता है। यहाँ पे टाइप चेक बॉक्स और यहाँ पे नंबर, और यहाँ पे टाइप हम कर देंगे रेडियो। ओके, सो इसे हम सेव करते हैं और ये सारे टाइप देखते हैं किस टाइप के आते हैं। पहला हो गया टेक्स्ट, दूसरा हो गया चेक बॉक्स, इस तरह से टिक मार्क करने का आएगा, और थर्ड वन है नंबर। यहाँ पे सिर्फ आप नंबर टाइप कर सकते हो या फिर राइट साइड जाके नंबर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। और फिर ये हो गया रेडियो, राउंड शेप में आता है सेलेक्ट का ऑप्शन। ओके, सो ये हमने फॉर्म टैग देखा। नाउ हम एंकर टैग के बारे में जानेंगे। जब भी हमें कोई लिंक डालना रहता है वेब पेज के अंदर, तो हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे href एट्रीब्यूट डाला मैंने, और यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख देता हूँ, क्लिक फॉर सर्च। और अभी मैंने href में कोई लिंक डाला नहीं है, सो आप देख सकते हो लिंक कुछ इस टाइप का आ रहा है, बट क्लिक करने पे वो कहीं जा नहीं रहा है, क्योंकि मैंने अभी लिंक यहाँ पे डाला नहीं है। सो सपोज़ यहाँ पे मैं कोई लिंक डाल देता हूँ। ओके, एंकर टैग से जो लिंक लिंक टैग है वो वेब पेज पे थोड़ा अलग दिखता है, पता चल जाता है कि वो एक लिंक है। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिंक जो है एट्रीब्यूट में डाल दिया। अब मैं क्लिक करूँगा तो देख सकते हो आप, कुछ इस तरह से वो वेब पेज खुल गया। नाउ अब हम नेक्स्ट सीखेंगे फुटर के बारे में। फुटर जो होता है, अपने वेब पेज के लास्ट में देखा होगा, ईमेल वगैरह या कॉन्टैक्ट वगैरह या फिर कॉपीराइट, ये सब डालते हैं, ये सब फुटर के अंदर ही आता है। तो फुटर टैग के अंदर हम पैराग्राफ लिखेंगे, कॉन्टैक्ट अस, ईमेल अस, और इसे सेव करेंगे। सो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये सबसे लास्ट में लिखते हैं हम। ओके, सो ये हमारा HTML यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ हम CSS देखेंगे। अभी तक तो हमने सिर्फ स्ट्रक्चर डिजाइन किया है कि पैराग्राफ क्या है, हेडिंग क्या है, फॉर्म क्या है। अब इसे हम स्टाइलिंग करेंगे। ओके, सो नाउ अब हम CSS सीखेंगे। अभी आप देख सकते हो जो वेब पेज है हमारा बिल्कुल सिंपल दिख रहा है, और अब हम इसको थोड़े बहुत स्टाइल करेंगे, इसको थोड़ा अच्छा बनाएंगे। ओके, सो यहाँ पे CSS का यूज़ होता है, तो यहाँ पे index.css लिखेंगे। याद रहे, यहाँ पे .css लिखना है, HTML नहीं। इंडेक्स नाम की जगह आप कुछ भी लिखोगे वो वर्क करेगा, बट इंडेक्स जो है कॉमन नेम लिखा जाता है। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले लिंक लिखेंगे और यहाँ पे एट्रीब्यूट डालेंगे रिलेशन स्टाइल शीट। ओके, यहाँ जो हम CSS जो फाइल है इसके अंदर मर्ज कर रहे हैं, और यहाँ पे href, और जहाँ भी हमारा CSS का फाइल है वो डालेंगे index.css, जो कि इसी फोल्डर में, इसे सेव करेंगे। तो हमारा जो इंडेक्स का फाइल हमने क्रिएट किया था वो HTML में मर्ज हो चुका है। ओके, सो नाउ अब हम CSS स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बॉडी जो है, बॉडी टैग के अंदर ही हमने सारे काम किए थे, तो बॉडी को जो है हम चेंज करेंगे, थोड़ी बहुत स्टाइलिंग करेंगे, और जो CSS की जितनी भी चीज़ें लिखी जाती है, ओके, वो इस तरह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स में आती है। ओके, सो यहाँ पे हम बैकग्राउंड डैश कलर लिखेंगे, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको येलो। ये ऑटोमेटिक जितनी भी चीज़ें आ रही है ये कोड एडिटर की वजह से है। ठीक है, आप बिगिनर हो तो एक एक चीज़ टाइप करना। देख सकते हो जो बैकग्राउंड कलर है कुछ इस तरह का येलो हो चुका है। ओके, सो नाउ अब हम नीचे जाएंगे।
अब यहाँ पे हम लिखेंगे कलर कॉलन रेड एंड सेमी कॉलन। इसे सेव करेंगे तो आप देख सकते हो जितनी भी चीज़ें हमने लिखी थी यहाँ पे ये रेड कलर की हो गई है। वो हमने बैकग्राउंड चेंज किया था, ये हमने टेक्स्ट वगैरह चेंज किया है। ओके, सो नाउ अब हम जो H1 हमने लिखा था, H1 को हम स्टाइलिंग करेंगे। ओके, सो H1 टैग लिखा हमने और इस तरह से करली ब्रैकेट्स डाला और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कॉलन ब्लू। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ये सारी जितनी भी चीज़ें ऑटोमेटिक आ रही है ये कोड एडिटर के वजह से। ठीक है, आप बिगिनर हो तो एक एक चीज़ टाइप करके सीखना। देख सकते हो आप जो H1 का बैकग्राउंड है वो चेंज हुआ है यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे एंटर मारेंगे और अब हम जो है कलर वाइट डालेंगे, सिर्फ कलर, यानी कि जो अंदर लिखा है टेक्स्ट वो चेंज होगा। ओके, बैकग्राउंड नहीं। नाउ अब हम जो है टेक्स्ट अलाइन का यूज़ करेंगे, टेक्स्ट डैश अलाइन। जो भी टेक्स्ट लिखा है H1 में वो सेंटर पे हो जाए। तो देख सकते हो आप रीलोड करने पे ये जो H1 के अंदर हमने लिखा था जितना भी चीज़ें ये सेंटर में आ चुका है। ओके, और इसके बाद हम बॉर्डर देख लेते हैं। ठीक है, बॉर्डर कुछ इस तरह से लिखा जाता है कॉलन 4 px पिक्सल और यहाँ पे लिखेंगे हम सॉलिड वाइट। ओके, ये पिक्सल जो है उसका थिकनेस डिसाइड करता है। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप जान जाओगे। अभी आप देख सकते हैं वाइट कलर का बॉर्डर आ गया है, आपको शायद अच्छे से दिख नहीं रहा हो तो हम क्या करेंगे, बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है उसे हम कर देंगे ब्लैक। ओके, इसे सेव करते हैं तो अब हमें अच्छे से बॉर्डर दिखेगा। देख सकते हो H1 का जो बॉर्डर है वो चेंज हो चुका है। इसे हम वापस से चेंज करके येलो कर देंगे। ओके, नाउ अब इसे रिलोड करेंगे, वापस से पहले जैसा हो जाएगा। सो अब हम क्या करेंगे, पैराग्राफ को थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। सो यहाँ पे पी टैग लिखेंगे, लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट राइट कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर टेक्स्ट। ओके, डॉट डैश अलाइन, इसको भी हमने सेंटर पे कर दिया। तो जितने भी पी टैग है वो सेंटर में आ चुका है। आप देख सकते हो जो नीचे कॉन्टैक्ट अस हमने HTML के फूटर में लिखा था पी टैग, वो भी सेंटर में आ चुका है। ओके, सो नाउ जो अब है हम इमेज यहाँ पे लगाएंगे। ओके, जो कि हमने HTML में सीखा था। अब जो है हम CSS की मदद से उसको रिसाइज करेंगे वापस से। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे, नीचे जाके वापस से इमेज टैग का यूज़ करेंगे हम, और जहाँ भी हमारा इमेज है वो एट्रीब्यूट के अंदर लिखेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले कंटेंट डाल देते हैं, दिस इज़ माय फेव इमेज, और यहाँ पे एट्रीब्यूट में लिख देते हैं कि जहाँ भी हमारा इमेज है इसी फोल्डर के अंदर है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है image1.jpg। ओके, सो इसे रीलोड करूँगा तो इमेज जो है वो खुल जाएगा, जो HTML में भी हो रहा था। बट इसको जो है अब हम रिसाइज करेंगे CSS की हेल्प से। ओके, तो सबसे पहले CSS वाले फाइल में आना है आपको, यहाँ पे लिखना है img टैग। ओके, img, उसके बाद लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट राइट कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर ही हम यूज़ करेंगे। यहाँ भी आप img कर दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, img टैग ही यूज़ होता है अब। सो यहाँ पे मैंने जो इमेज टैग है उसको img में चेंज कर दिया है। ओके, सो इसको हम सेव करेंगे और सबसे पहले इसको जो साइज है यानी कि हाइट हम थोड़ा कम करेंगे। सो हाइट कॉलन यहाँ पे लिखेंगे 200 पिक्सल। ओके, और यहाँ पे विथ भी इसका चेंज कर देंगे, ये भी कर देंगे 200 px यानी पिक्सल। ओके, इसे सेव करते हैं और देखते हैं कि कुछ इमेजेस में चेंजेस हुई है कि नहीं। ठीक है, सो इसे हम रिलोड करेंगे। देख सकते हो अब जो इमेज है वो छोटा हो चुका है। ठीक है, सो इस तरह से हम CSS की हेल्प से इसे हम रिसाइज कर सकते हैं। ओके, इसे हम चाहे वापस बड़ा कर सकते हैं। नाउ हम जो इमेज है इसके अंदर भी बॉर्डर लगा देते हैं। ओके, सो यहाँ भी हम बॉर्डर बॉटम का यूज़ करेंगे। ओके, बॉटम में हम चाहते हैं कि 4px सॉलिड ब्लैक हो। ओके, यहाँ वहाँ पे पहले हमने सिर्फ बॉर्डर सीखा था जो कि चारों तरफ बॉर्डर आ गया था, यहाँ पे सिर्फ बॉर्डर बॉटम लगाया है यानी कि सिर्फ नीचे बॉर्डर आपको दिखेगा। ओके, देख सकते हो ब्लैक कलर का बॉर्डर आया है, बाकी राइट लेफ्ट में बॉर्डर नहीं आया है। इसी तरह से आप बॉर्डर राइट बॉर्डर लेफ्ट
इस तरह से करके आप अलग अलग जगह बॉर्डर लगा सकते हो। ओके, और सिर्फ बॉर्डर लिखोगे तो वो चारों तरफ आ जाएगा। नाउ अब हम इसी इमेज को कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है, और इसे रिलोड करेंगे। तो आप देख सकते हो इमेज जो है वो लेफ़्ट साइड से आ रहा है राइट साइड में। ओके, जितना इमेज डालेंगे वो लेफ़्ट साइड से राइट साइड में आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे फ्लोट का यूज़ करते हैं हम, जब हम चाहते हैं कि जो इमेज है वो राइट साइड चिपक जाए। ओके, और जो भी हम नया इमेज डालें वो राइट साइड से ही आए लेफ़्ट साइड में। ओके, सो हम क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पे हटाते हैं। ओके, दिस इज़ माय फेव इमेज हटाते हैं। देख सकते हो आप अभी ये लेफ़्ट साइड से आ रहा है, राइट साइड में देखो कितना गैप है, थोड़ा ज़्यादा गैप है। ओके, सो हम चाहते हैं राइट साइड चला जाए। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्लोट लिखेंगे, फ्लोट कॉलन राइट। ओके, सो जितनी भी इमेज है वो राइट साइड में चला जाएगा। फिर हम कोई भी नया इमेज डालेंगे तो वो राइट से लेफ़्ट में ही आएगा। ओके, देख सकते हो आप राइट साइड चला गया है। अब हम कोई भी इमेज लगाएंगे तो राइट साइड से ही लेफ़्ट साइड में आएगा। ओके, सो यहाँ पे फ्लोट का यूज़ होता है। एक काम करते हैं, हम इसे एक बार और कॉपी करके और नीचे पेस्ट करते हैं ताकि हमें क्लियर पता चल जाए कि फ्लोट में हो क्या रहा है। ओके, सो यहाँ पे टैग मिस हो गया और इसे सेव करते हैं। ओके, सो अब हम रीलोड करेंगे तो अब ध्यान से देखना, राइट साइड से लेफ़्ट साइड इमेज लोड होगा। देखा आपने, राइट साइड से लेफ़्ट साइड आया इमेज। सो फ्लोट का यूज़ यहीं पे हम करते हैं जब हमें कुछ इस तरह से चेंजेस लाना हो। ओके, नाउ अब हम इसे हटाएंगे और सिंगल इमेज ही रहने देंगे वरना आगे कन्फ्यूज़न हो जाएगा। नाउ अब हम होवर इफ़ेक्ट के बारे में जानेंगे। ए कॉलन होवर, यानी कि हमें जो लिंक है उस पे जब भी हमारा माउस जाए तो उसका इफ़ेक्ट क्या हो, तो वहाँ पे होवर का यूज़ होता है। ओके, सो हमने ए कॉलन होवर किया यानी लिंक पर जब माउस जाए तो वहाँ का इफ़ेक्ट क्या हो। देख सकते हो आप यहाँ पे हमने जो लिंक डाला है, अभी मैंने उसका कलर चेंज किया है, कुछ इस तरह से ग्रीन हो जाए। ओके, तो देख सकते हो ग्रीन कलर में लिंक जो है वो अपना कलर चेंज हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने होवर इफ़ेक्ट डाला है। ओके, आप जैसे बटन पे भी होवर इफ़ेक्ट डालना चाहते हो तो बटन कॉलन होवर इस तरह से आप कर सकते हो। ओके, सो हम अगर बैकग्राउंड को ब्लैक कलर में चेंज करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देख सकते हो जैसे ही माउस इस पे गया ये ग्रीन कलर में चेंज हो गया। ओके, नाउ अब हम आईडी और क्लास के बारे में सीखेंगे। आप देख सकते हो जो भी ये वेब पेज में पैराग्राफ है वो रेड कलर में है। ओके, जितनी भी चीज़ें हैं, टेबल है, लिस्ट है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये टेबल को कुछ सेपरेट किया जाए, यानी एक अलग पहचान दीजिए जिससे कि हम उसको अलग तरीके से कलर कर सकें या उसका साइज़ बढ़ा सकें। आप डायरेक्ट टेबल से भी कर सकते हो बट यहाँ पे हम आईडी और क्लास के बारे में सीख रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से आपको क्लास लिखना है और यहाँ पे आप कुछ भी नेम डाल सकते हो जो आपकी मर्ज़ी, मन करे तो आप चेंज डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, ये नेम आपके ऊपर है, बस क्लास रहना चाहिए। ओके, सो हमने देख सकते हो आप जितने भी टेबल रो है उन सब पे सेम नेम डाला है चेंज। ये एक अलग तरीके से क्लास में चेंज हो गया है, यानी कि अब इसको हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि अलग पहचान मिल गई है इसको। तो डॉट चेंज लगाना है या फुल स्टॉप भी कह सकते हो। आपको सिंपली जो भी आपने क्लास नेम डाला है वो लिखना है और अभी इसका कलर हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं ब्लू। ओके, तो आप देख सकते हो जो जहाँ-जहाँ भी हमने क्लास डाला है वो चेंज होके ब्लू में हो जाएगा। ओके, सो अभी हम रीलोड करेंगे एंड ये देख सकते हो आप ब्लू कलर में चेंज हो गया है। सेम इसी तरह आईडी भी होता है। आईडी भी आप कहीं भी डाल के अलग पहचान कर सकते हो उस चीज़ की। सो आईडी का क्लास से डिफरेंस यही है कि आईडी यूनिक ही रहता है, यानी एक एक ही नाम रहता है। ऐसा नहीं कि जैसे हमने क्लास में चेंज चेंज नीचे भी चेंज 3 बार चेंज नेम डाला, सो वैसे नहीं होता है। ओके, आईडी हम यहाँ पे लिखेंगे, सेकंड हमने डाल दिया। ओके, वही H1 को कॉपी पेस्ट करके हमने एक आईडी बनाया, उसका नाम डाल दिया सेकंड से। सो आईडी हमेशा हैश से आपको यूज करना है सीएसएस में। ओके, हैश सेकंड जो भी हमने आईडी का नाम लिखा था, अब हम इसका कलर जो है चेंज करेंगे क्योंकि आप देख सकते हो वेब पेज का जो H1 है वो तो सेम कलर में रहना चाहिए, बट अभी हम इसको एक अलग पहचान दिए है आईडी देके और इसका कलर चेंज करेंगे। ओके, सो यहाँ देख सकते हो अब रेड कलर का
H1 आ चुका है, यानी हेडिंग आ चुका है। ठीक है, तो हमने यहाँ आईडी और क्लास के बारे में जाना। आपको याद रखना है ये नेम आपके ऊपर है, आप कुछ भी रख सकते हो। ओके, बस क्लास एंड आईडी हमें लिखना है, और इसको सीएसएस में कुछ इस तरह से हैश और फॉर आईडी और फुल स्टॉप या डॉट कह सकते हो आप, क्लास के लिए यूज करना है। ओके, हम इसे देख सकते हो आप, अपने आईडी हटाया, वापस से वो जो वेब पेज का कलर था उसमें चेंज हो गया था H1। ओके, सो यहाँ पे हम बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाना है ये सीखेंगे। इसके लिए बैकग्राउंड डैश इमेज लिखना है आपको, और सेम ऐसे जैसे यहाँ पे आपने कलर डाला था वहाँ पे यूआरएल लिख के आपको जहाँ भी आपने अपना इमेज डाला है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ओके, सो आप देख सकते हो इमेज 2.jpg मैं लिख रहा हूँ इस तरह से, और इसको सेव करना है। ओके, सो आप देखना बैकग्राउंड में जो है वो इमेज आ जाएगा कलर के बजाय, देख सकते हो आप पूरा इमेज आ गया है। अब थोड़ा वेब पेज हमारा और भी अच्छा लग रहा है। ओके, बट यहाँ पे प्रॉब्लम है कि जो हमारा इमेज है वो सेंटर पे नहीं है, तो इसके लिए बैकग्राउंड डैश पोजीशन लिखते हैं। ओके, आप देख सकते हो ऑटोमेटिक मेंशन हो रहा है इधर पोजीशन, फिर इसके बाद सेंटर। इस तरह से मैं जिस तरह से लिख रहा हूँ आपको भी सेम इसी तरह से लिखना है। ओके, अभी आप देखना इमेज जो है वो सेंटर में आ चुका है। ओके, अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि जो ये इमेज है जब आप नीचे स्लाइड करते हो तो वो रिपीट होने लगता है, यानी एक ही इमेज बार बार दिखाने लगता है। ओके, सो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। ओके, देख सकते हो अब नीचे दिखा रहा है, इसको मैं डायरेक्ट लिख लूँगा, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट आपको कर देना है, उससे आपका जो इमेज है वो बार बार नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ तक हमारा CSS कंप्लीट हुआ। अब हम जावास्क्रिप्ट बेसिक सीखेंगे। ओके, ओके, सो नाउ हम जावास्क्रिप्ट अब स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको सेम HTML का जिस तरह से आपने पेज क्रिएट किया था वैसे ही आपको डॉक टाइप से लेके HTML तक लिखना है। फिर यहाँ पे बॉडी के अंदर एक मैं पैराग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, जिसका आईडी मैंने दे दिया है, नेम उसका दे दिया है चेंज। ओके, और यहाँ पे मैं बीच में कंटेंट लिख देता हूँ, आई एम शिवम। ओके, सो अभी के लिए देख सकते हो आप एक पैराग्राफ आ गया है, आई एम शिवम। ओके, नाउ इसको अभी मुझे चेंज करना है। ओके, तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही यूज़ करना है, याद रहे आपको। तो स्क्रिप्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। देख सकते हो मेरे कोड एडिटर में अपने आप सजेस्ट हुआ। सो यहाँ पे ई और बी आप देख सकते हो कैपिटल है, आई भी कैपिटल है, सेम आपको इसी तरह से लिखना है डॉट इनर HTML। ओके, यानी कि गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर HTML हमें चेंज करना है। आईडी का जो भी नेम दिया है मैंने यहाँ पे ये इस तरह से राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखना है, मैंने चेंज लिख दिया, बाकी ये सेम रहेगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट इनर HTML ये सेम रहेगा। आपने जो भी आईडी दिया है वो वहाँ पे लिखना है चेंज की जगह। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो आई एम सी में ये आई एम राहुल में चेंज हो जाए। ओके, नाउ अब देखते हैं, हम रीलोड करेंगे तो अब देख सकते हो जो पैराग्राफ है वो आई एम राहुल में चेंज हो गया। ओके, तो पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ये करता क्या है एक्चुअली में। जो एलिमेंट है यानी जो पैराग्राफ वाला हमारा पूरा एलिमेंट था उसको इसने चेंज कर दिया है। ओके, नाउ अब हम फंक्शन के बारे में जानेंगे, ठीक है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है जावास्क्रिप्ट में। इसके लिए सबसे पहले हम एक बटन क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम इसको नेम दे देते हैं नेम चेंज। नाउ अब हम इसे सेव करके रीलोड करेंगे तो देख सकते हो एक बटन है, लेकिन क्लिक करने पे अभी कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि क्लिक करने पे जो पैराग्राफ है उसका नेम चेंज हो। अभी तो ये डायरेक्ट हो जा रहा है नेम, तो इसके लिए एक फंक्शन हम क्रिएट करेंगे। फंक्शन क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली फंक्शन लिखना पड़ता है, फिर जो भी आप फंक्शन का नाम देना चाहते हो। ओके, फंक्शन का आप जो भी नाम देना चाहते हो, मैं यहाँ नेम चेंज नाम दे देता हूँ, ये नाम आपके ऊपर है, जो भी आप नाम रखो। ठीक है, फिर ये इस तरह से राउंड ब्रैकेट आपको देना है, इसके बाद नेम चेंज फंक्शन मैंने नाम दिया है और राउंड ब्रैकेट, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी आप कोड रन करवाना चाहते हो यानी जो भी रिज़ल्ट आप चाहते हो उसको लिखना है। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरह से कर्ली ब्रैकेट हम डालेंगे, और ये जो भी कोड था पहले जो कि नेम चेंज कर रहा था आई एम राहुल में, ये इसको हम सिंपली कट करके और फंक्शन के अंदर पेस्ट कर देंगे। ओके,
अब क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक जो रीलोड पे पेज हम रीलोड कर रहे थे तो नेम चेंज हो जा रहा था, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब जब भी हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे तभी ये फंक्शन रन होगा। ओके, इसके लिए सबसे पहले हम बटन पे ऑन क्लिक इवेंट हम इस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक है। और जो भी हमारा फंक्शन का नाम है, नेम चेंज फंक्शन हमने इधर दिया है, तो ऑन क्लिक पे क्या हो, नेम चेंज फंक्शन जो हमने क्रिएट किया है वो रन हो, ठीक है। फंक्शन को हमेशा कॉल करना पड़ता है, वो अपने आप नहीं रन होता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नेम चेंज फंक्शन को कॉल किया। याद रहे, ये नेम चेंज फंक्शन आपके ऊपर है, जो भी आप नाम रखना चाहो। अभी देखो, आई एम शिवम जो पहला वाला पैराग्राफ है ऊपर आप देख सकते हो वो है, लेकिन चेंज नहीं हुआ है आई एम राहुल में। लेकिन अब क्या होगा कि बटन के क्लिक करने पे वो चेंज होगा, जो कोड रन होना चाहिए देख सकते हो आप, आई एम राहुल हो गया। ओके, सो फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जावास्क्रिप्ट में। हमेशा ध्यान रहे कि आप लास्ट में रिटर्न ज़रूर लिखें, यानी कि जो फंक्शन का फाइनल आउटपुट है उससे पहले लिखा जाता है रिटर्न, यानी वहाँ से अब फंक्शन वर्क करना बंद कर देगा, यानी एंड हो जाएगा उसका एग्जीक्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे हम देख सकते हो, ये जो मैं बता रहा था कि नेम आपके ऊपर है, तो यहाँ मैंने नेम CH लिखा, अब उसी को कॉल करता हूँ, ठीक है, फिर भी ये वर्क करेगा। सिर्फ आपको फंक्शन लिखना है, और जो भी ये ओपनिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, ये दोनों का यूज़ करना है, ठीक है। बाकी वो नेम आपके ऊपर है, जो भी आप रखना चाहो। नाउ अब हम वेरिएबल के बारे में जानेंगे। इसके लिए मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी सेम लिया है, और पैराग्राफ में आईडी दिया है चेंज नेम, और वही चेंज नेम को मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रहा हूँ, ठीक है। तो माय नेम इज़ शिवम आउटपुट आना चाहिए हमारा पैराग्राफ में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जो माय नेम इज़ शिवम इसको वेरिएबल में स्टोर करेंगे। इसके लिए आपको लेट लिखना है, लेट लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। और इसके आगे जो मैं नेम लिख रहा हूँ ये आपके ऊपर है, आप जो नेम देना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो भी हमने लिखा था माय नेम इज़ शिवम वो स्टोर कर दूंगा, ठीक है। ये नेम आपके ऊपर है, जो आप चाहो लिख सकते हो, लेट लिखना आपको ज़रूरी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने नेम को लिख दिया है, सिंपली माय नेम इज़ शिवम की जगह सिर्फ नेम को लिखा है, तो सेम आउटपुट आ रहा है, क्योंकि नेम में हमने माय नेम इज़ शिवम स्टोर किया है, ठीक है। अगर मैं नेम हटा देता हूँ तो देख सकते हो ब्लैंक आ गया इधर। नाउ अब हमें बहुत सारे नेम स्टोर करने हैं, यानी बहुत सारा डेटा स्टोर करना है, तो हम अरे का यूज़ कर सकते हैं। अरे यानी इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, और उसके अंदर कॉमा दे के हम कई सारे डेटा स्टोर कर सकते हैं। लाइक आपको 2-3 स्टूडेंट का नाम लिखना हो, शिवम, राहुल, तो अरे के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। हमेशा याद रहे आपको डबल कोट के अंदर ही लिखना है, जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो उसे स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ छोटा सा एरर है, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 स्टूडेंट का नाम लिख दिया है, शिवम, राहुल, रंजन, ठीक है। यहाँ पे जो है हमने डबल कोट के अंदर कॉमा लिखा है, याद रहे आपको डबल कोट के बाहर ही कॉमा देना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम कॉमा दे देंगे, और यहाँ पे डबल कोट हमारा रह गया है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल कोट देंगे और इसे हम सेव करेंगे। नाउ अब हम नेम यहाँ पे लिखेंगे तो तीनों स्टूडेंट का नाम यहाँ आउटपुट में आएगा, देख सकते हो अब शिवम, राहुल, रंजन तीनों आ गया है। अब हम सीखेंगे कि अरे में हम डेटा मैनिपुलेट किस तरह से कर सकते हैं। लाइक नेम, और यहाँ पे हमने अरे डाला और जीरो लिखा, ठीक है। यानी नेम वाला जो अरे है उसका जो जीरो पोजीशन पे जो भी नेम है वो उसे चेंज करना है हमें। तो जो भी स्टार्टिंग होता है अरे के अंदर, लाइक शिवम जो है पहला है, तो वहाँ हमें जीरो ही लिखना है, ठीक है। वो जीरो से स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट पोजीशन में शिवम है वो क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो हमने नेम, ठीक है, फिर ब्रैकेट डाला, फिर जीरो लिखा, और वहाँ चाहते हैं हम पंकज नेम आ जाए, ठीक है। तो इसे हम रिलोड करेंगे, तो यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, कुछ हमने मिस्टेक किया है। हाँ, डबल कोट हमने नहीं डाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम डबल कोट डालेंगे, ठीक है। याद रहे जो शिवम है पहला पोजीशन वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। अरे में हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। तो अब देख सकते हो शिवम की जगह पंकज आ गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जीरो जो है राहुल सेकंड पोजीशन पे है, यानी कि फर्स्ट, ठीक है। 1 नंबर पे राहुल है, तो राहुल की जगह पंकज आ जाएगा, देख सकते हो आपने। अब नाउ हम चाहते हैं कि एक एक्स्ट्रा डेटा आ जाए, ठीक है।
यानी कि हमें चेंज नहीं करना है, एक एक्स्ट्रा डेटा ऐड हो जाए तो डॉट पुश का यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। डॉट पुश, फिर पैरेंथेसिस आपको देना है और उसके बाद डबल कोट के अंदर आप जो भी नाम चाहो ऐड कर सकते हो, ठीक है। यानी नेम के अंदर हम एक और एक्स्ट्रा डेटा स्टोर करना चाहते, देख सकते हो आप सुनील एक ऐड हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम अरे के अंदर कोई भी डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे। ऑब्जेक्ट में आपको इस तरह से कर्ली ब्रैकेट का यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नेम डालेंगे कार्ड डिटेल, ठीक है। ये कब यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट, जब हमें बहुत सारे प्रॉपर्टी और उसके वैल्यू स्टोर करने हो, ठीक है। लाइक एक कार है तो वही कार का नाम होगा, वही कार का प्राइस होगा। तो हम यहाँ पे कार नेम प्रॉपर्टी हो गया, फिर कॉलन, फिर एक स्ट्रिंग लिखा टाटा, ठीक है। फिर यहाँ पे कार प्राइस हम लिख देते हैं कोई, फिर वहाँ पे वापस कॉमा डालेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे डालेंगे कार्ड ओनर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलन और फिर स्ट्रिंग लिखेंगे। ये जो मैंने 50,000 लिखा है, याद रहे ये सिर्फ नंबर है, ठीक है। नंबर और स्ट्रिंग दोनों अलग अलग होते हैं। अगर 50,000 में मैं डबल कोट लगा दूँ तो स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार ओनर में मैं एक नेम डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सुनील डाल दिया। अब ना इसे सेव करते हैं हम, और यहाँ पे हम लिखेंगे कार डिटेल, ठीक है। जो भी हमने वेरिएबल नेम लिखा था, डॉट जो भी अब हमें प्रॉपर्टी का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो कार नेम हमें चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखेंगे और रीलोड करेंगे, अनडिफाइंड आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने सिर्फ नेम लिखा था, ठीक है। कार नेम लिखना है, जो भी आपने प्रॉपर्टी का नाम लिखा है सेम वही रहना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे टाटा आ गया। अब हमें चाहिए कि कार का प्राइस शो हो, तो कार डिटेल डॉट कार प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार का प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कई सारे प्रॉपर्टी और वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एक ही ऑब्जेक्ट में, ठीक है। नाउ अब हम ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा कैसे मैनिपुलेट करें ये देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको जो भी आपने वेरिएबल नेम लिखा है वो आपको लिखना है, और डॉट हम चाहते हैं कार नेम चेंज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से डॉट कार नेम लिखेंगे, ठीक है। कार डिटेल डॉट कार नेम, और यहाँ पे जो ब्रांड का नाम है उसे हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे होंडा, और इसे हम सेव करके यहाँ पे कार डिटेल डॉट कार नेम देखते हैं क्या आता है। क्या जो टाटा के जगह पे होंडा आता है, देख सकते हो ब्लैंक आया है, यानी हमने कुछ यहाँ पे मिस्टेक किया। ओके, यहाँ पे हमने कार नेम डॉट कार नेम लिख दिया है, कार डिटेल डॉट कार नेम होगा, ठीक है। यानी वेरिएबल के अंदर जो प्रॉपर्टी क्रिएट किया है उसे चेंज करना है हमें। तो यहाँ पे होंडा आ गया है आउटपुट। सो अभी तक हमने ऑब्जेक्ट के बारे में भी सीखा इतना। अभी आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि लेट, वेर और कॉन्स्ट, ये तीनों यूज़ होते हैं वेरिएबल स्टोर करने के लिए, ठीक है। लेट कॉन्स्ट अराउंड 2015 या 16 में आया है, पहले वेर ही यूज़ होता था, ठीक है। और इनके बीच का डिफरेंस अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये ब्लॉक स्कोप, ग्लोबल स्कोप। बस इतना जान लो कि ये सभी वेरिएबल क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ अब हम जावास्क्रिप्ट में एडिशन वगैरह करना सीखेंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने दो वेरिएबल क्रिएट किया है, एक एप्पल नाम का और एक मैंगो नाम का। तो दोनों को मैंने एक वैल्यू दिया है 20 और 25। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करूँगा, मैं टोटल नाम रखूँगा, और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, एप्पल प्लस जो दूसरा वेरिएबल हमने क्रिएट किया है मैंगो, ठीक है। तो ऐसा हम लिखने के बाद यहाँ पे जो टोटल वेरिएबल हमने क्रिएट किया है उसको यहाँ पे लिखेंगे और रीलोड करेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगा, देख सकते हो एप्पल प्लस मैंगो का 45 आया है, ठीक है। सेम अगर हमें माइनस करना हो तो यहाँ पे माइनस का साइन डाल देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा। -5 आ रहा है, वैल्यू जो है ये 20 को जो है थोड़ा का वो करेंगे, ज़्यादा करेंगे, ठीक है, 30 कर देते हैं। और अब देख सकते हो 5 आ गया है, ठीक है। सेम अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो तो यहाँ पे नीचे जो है स्टार देके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले इसके लिए वैल्यू मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। एप्पल 5 और मैंगो 4 कर दिया मैंने, और यहाँ पे स्टार इस तरह से दे दिया, ठीक है। अब इसे मैं रिलोड करूँगा, देख सकते हो आप 20 आ गया है, ठीक है। 5 × 4। सेम इसी तरह हम डिवीज़न भी कर सकते हैं, ओके। तो डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली स्लैश लिख देना है, ठीक है। एप्पल का वैल्यू मैंने 20 बढ़ा दिया है और मैंगो का 4 लिखा है, ठीक है। तो 4 × 5 = 20।
तो ये काफ़ी ईज़ी रहता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। और अब हम सीखेंगे कि सिर्फ़ वो एक नंबर से डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कैसे करते हैं, ठीक है। इसके लिए ये जो भी हमने लिखा है मैंगो वगैरह टोटल इसको हटाएँगे। और यहाँ पे प्लस प्लस का साइन लगाना है, तो प्लस प्लस क्या होगा, एक नंबर से उसका वैल्यू जो है इंक्रीज़ कर देगा। एप्पल का वैल्यू 20 था लेकिन ये 21 आ रहा है, ठीक है। तो प्लस प्लस से क्या होता है, एक नंबर इंक्रीज़ होगा और माइनस माइनस आप लिखोगे तो एक नंबर से डिक्रीज़ होगा। नाउ अब हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट सीखेंगे, ठीक है। इसके लिए हम इसको हटा देते हैं, सिर्फ एप्पल जो रीडिक्लेयर किया था उसको हटा देंगे, एप्पल का वैल्यू 20 रहने दें। इस तरह से इफ़ एल्स का स्टेटमेंट लिखते हैं। ये ऑटोमेटिक आ गया है। आपको फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो एक-एक चीज़ टाइप करें। आपको इफ़ लिखना है, फिर पैरेंथेसिस के अंदर जो भी कंडीशन है वो लिखना है। जैसे कि कंडीशन क्या है कि एप्पल अगर बड़ा हो, यानी एप्पल का वैल्यू बड़ा हो 20 से, ठीक है? तो हमारा कुछ इस तरह से आउटपुट आए, इसको हम अंदर लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के, ठीक है? हमारा आउटपुट क्या है? प्रॉफ़िट। इस तरह से प्रॉफ़िट आया आउटपुट। जो भी पैराग्राफ ऊपर हमने आईडी दिया है चेंज, उस पे प्रॉफ़िट लिखा हुआ आएगा, अगर एप्पल का वैल्यू 20 से बड़ा है तो, ठीक है। और एस एस के अंदर भी हम सेम लिखेंगे, बस यहाँ पे आपको लॉस लिख देना है, ठीक है। यानी अगर उसको जो इफ़ एस है 20 अगर वैल्यू से ऊपर नहीं मिलेगा तो वो एज वाला स्टेटमेंट आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो प्रॉफ़िट आ रहा है क्योंकि मैंने 21 लिखा है एप्पल का वैल्यू ऊपर, ठीक है। तो पहले तो इफ़ वाला स्टेटमेंट उसको मिल गया तो आउटपुट आ गया, तो एस को उसने ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। अगर इफ़ वाला स्टेटमेंट पूरा नहीं हो पाता तब वो एस वाला आउटपुट आता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और वैल्यू है एज़ इफ़, ठीक है। अगर आप 2 से ऊपर या 3-4 स्टेटमेंट ऐसा लिखना चाहते हो तो एज़ इफ़ का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एज़ इफ़ सेकंड नंबर पे हम यूज़ करते हैं कि अगर इफ़ स्टेटमेंट पूरा ना हो तो एज़ इफ़ में एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम, जैसे कि 20 के बराबर। अगर एप्पल का वैल्यू 20 के बराबर हो तब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आउटपुट चाहते हैं कुछ इस तरह से, इसको कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे और प्रॉफ़िट को हम चेंज कर देंगे नो प्रॉफ़िट नो लॉस, ठीक है। तो आप एज़ इफ़ ऐसा नहीं है कि एक ही यूज़ कर सकते हो, इसको कॉपी पेस्ट करके आप फिर एक और यूज़ कर सकते हो कि एप्पल का वैल्यू अगर एक स्पेशल नंबर हो जैसे 25 के बराबर हो तो वही आउटपुट है। तो अभी जो है ये 21 है तो इफ़ वाला स्टेटमेंट ही आ रहा है, इसको 20 करते हैं। देख सकते हो नो प्रॉफ़िट नो लॉस आ रहा है। अगर ये इफ़ वाला और एज़ इफ़ वाला दोनों ना हो पूरा, यानी यहाँ का वैल्यू 18 कर देते हैं हम, तो एज़ वाला सिर्फ वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से काम करता है इफ़ एज़ स्टेटमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो जो एप्पल इक्वल्स 20 डाला है वैल्यू हमने, वहाँ पे हमने डबल इक्वल का साइन डाला है, ठीक है। आपको कभी भी इस तरह के केसेस जैसे एप्पल इक्वल्स टू 20 रहे, कुछ इस तरह का आपका वैल्यू डालना हो तो हमेशा डबल इक्वल का ही यूज करें, ठीक है, सिंगल इक्वल नहीं।